अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उर्दू चैप्टर नंबर 7 दर्द का मारा इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, सामुजू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन किससे सीखा था। ठीक है, तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है सामुजू ने जानवरों की खालों, यहाँ पर लिखना खालों, ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, खालों में नया जिस्म फिट करने का फन अपने वालिद रमजान जू से सीखा था। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा सवाल है, यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि समझू थोड़े अरसे में साहिबी हैसियत ताजरों में क्यों शुमार होने लगा। तो इसका जवाब है, समझू की अनथक मेहनत, फनकाराना महारत, सादगी पसंद तबीयत और मेहनत की वजह से थोड़े अरसे में उनका शुमार साहिबी हैसियत ताजरों में होने लगा। ठीक है, इस तरह से अब तीसरा सवाल यहाँ पर है, तो सवाल नंबर तीसरा है यहाँ पर, समझू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी। ठीक है, तो इसका जवाब है, समझू को लड़की की बेबसी और मजबूरी देखकर अपना जमाना याद आया जब उसकी हालत इस लड़की से भी कई गुजरी थी। ठीक है, और जब किसी अच्छी चीज को देखकर उस लड़की की तरह समझू के होंठ थर थर आते थे। यही सोचकर समझू ने चीते के बच्चे की कीमत कम कर दी। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा है यहाँ पर, अंग्रेज लड़की ने चीते के बच्चे की पहले से कम कीमत सुनकर समझू से क्या कहा। तो इसका जवाब है, अंग्रेज लड़की ने चीते के बच्चे की पहले से कम कीमत सुनकर समझू से कहा कि मुझे देश में बताया गया था कि वहां सब चीटर है। ठीक है, पहले ज्यादा कीमत बोलते हैं और फिर कम कीमत में बेचते हैं। 500 रुपया लेना है तो बात करो। ठीक है, तो अब है यहाँ पर सवाल नंबर पांचवा। सवाल नंबर पांचवा है, कश्मीर में पाए जाने वाले उन जानवरों, परिंदों और झीलों के नाम लिखे जिनका जिक्र इस अफसाने में आया है। ठीक है, तो इसका जवाब है, जो जानवर है इसमें वो है बारहसिंगे, मारखोर, चीता। ठीक है, इस तरह से जो परिंदे हैं वो है मुर्गियां, राजहंस, रामचिड़िया, बतखें। ठीक है, इस तरह से जो झील है इसमें वो है होकरसर, डल झील, वालोर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के 5 सवालों के जवाब मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब है आपकी किताब पर सवाल नंबर चौथा, वो है सियाक व सबाक और मुसन्निफ का हवाला देकर दर्ज झेल पैराग्राफ का महासिल लिखे। ठीक है, तो सियाक व सबाक और मुसन्निफ का हवाला देकर जो दर्ज झेल आपके नीचे में एक पैराग्राफ दिया गया है तो उसका महासिल लिखना है। ठीक है, तो इसका महासिल हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो वहां पर जो पैराग्राफ है वो आप खुद पढ़ना। ठीक है, मैंने इसका जवाब जो है यानी इसका जो महासिल है वो यहाँ पर लिखा है, वो ये है, ये इक्तिबास पशकर रात के मजमून दर्द का मारा से माखूज है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम मुसन्निफ का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से मजमून जो है उसका नाम भी लिखेंगे। ठीक है, इस इक्तिबास में समझू के दिल में अंग्रेज लड़की के लिए हमदर्दी पैदा होने का जिक्र किया गया है। इसको महसूस होता है कि अंग्रेज लड़की के पास बहुत कम पैसे हैं जिसकी वजह से वो चीते के बच्चे को खरीद कर अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब है यहाँ पर सवाल नंबर 6, वजाहत कीजिए। ठीक है, तो उसमें जो अलिफ पार्ट है वो है अंग्रेज जो वलायन देश मकारना निज़ाम हुकूमत लाए थे। ठीक है, इस तरह से वहां पर
तो इसका जवाब हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, वो है अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपनी तालीम और इलाज के तरीकों के अलावा चांदी के सिक्कों को लाया और यहाँ उन्होंने लोगों को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। उन्होंने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई जो मकरना निज़ाम हुकूमत का एक हिस्सा थी। ठीक है, तो इसी तरह से अब है इसका बे पार्ट, वो है गीली लकड़ी के कड़वाए डेजिस लग गई थी। ठीक है, तो ये जो वहाँ पर सवाल है आप इसे खुद पढ़ना, मैंने इसका जवाब यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, वो है गरीबी की हालत में समझू की माँ को गीली लकड़ी चूल्हे में जलाने और उससे उठने वाले कड़वी और जहरीले धुएं में काम करने से तब तक की बीमारी हो गई थी। ठीक है, अब है सवाल नंबर 6, मुख्तसर नोट लिखे। ठीक है, तो नोट लिखना है, जैसे कि पहला लिखना है अफसाना पर और दूसरा लिखना है पशकरनाथ की अदबी खिदमत पर। ठीक है, तो हमने लिखे हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो पहला नोट हमने अफसाना पर लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। अफसाना से मुराद है एक कहानी जिसका एक प्लॉट हो, जिसमें मुकलमा हो, किरदार हो। इसकी कहानी मुख्तसर और जिंदगी के किसी एक पहलू को पेश करती हो। ठीक है, इसे मुख्तसर अफसाना इन शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं। ठीक है, मुख्तसर अफसाने में वहदत तासुर भी होता है। ठीक है, जबकि नावल का काइनोस बहुत वसी होता है, इसमें फैलाव की गुंजाइश होती है। नावल तवील होता है, जबकि अफसाना एक नश्त में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे। उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में कृष्ण चंद्र, अली अब्बास हुसैनी, सआदत हसन मंटू, असमत चगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, इकबाल मजीद, जिलानी बानू और कुरतुल ऐन हैदर वगैरह काबिल जिक्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट मुकम्मल हुआ। अब है दूसरा नोट पशकरनाथ के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पशकरनाथ श्रीनगर के मोहल्ला बाटियार में 31 मई 1932 ईस्वी में पैदा हुए। BA करने के बाद सरकारी मुलाजमत इख्तियार की और एक मुद्दत तक अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर से मुंसलिक रहे। उम्र का ज्यादा हिस्सा जम्मू में गुजारा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पशकरनाथ हमारी रियासत और बैरूनी रियासत के अदबी हलकों में अच्छी तरह मुतारिफ है। उनकी अदबी जिंदगी का आगाज सन 1953 ईस्वी में मुल्क के नामवर जरीदे 20वीं सदी में उनके पहले अफसाने कहानी फिर अधूरे रही की अशाअत से हुआ। इसके बाद उनकी कहानियां बरसगीर हिंदू पाक के बहुत से रसाइल और जराइद में छापने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू पाक दोनों ममालिक में उनकी शोहरत होने लगी। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। पशकरनाथ के अफसानों मजमा कुछ इस तरह है। अंधेरी उजाले, डल की बासी, इश्क का चांद अंधेरा और कांच की दुनिया वगैरह। ठीक है, पहले दो मजमू पर उन्हें रियासती कल्चर आदमी की तरफ से इनामात मिले। अफसानों के अलावा उन्होंने बहुत से रेडियाई और स्टेज ड्रामे भी लिखे हैं। ठीक है, उन ड्रामों को भी वक्तन एजाजात से नवाजा गया। पशकरनाथ अल्फाज का इंतखाब बड़े मुहतात तरीके से करते हैं। ठीक है, कश्मीर से ताल्लुक होने की वजह से यहाँ के मनाजिर, फल फूल, दरिया, झरने, मौसम का जिक्र उनकी कहानियों में अक्सर मिलता है। ठीक है, जिससे उनके दर्द को समझने में
بہت مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ نوٹ مکمل ہوا. تو اب ہے آخری سوال, سوال نمبر 7واں. اسی طرح اب یہاں پر سوال نمبر 7واں ہے, درد کا مارا افسانے کا خلاصہ تحریر کیجئے. ٹھیک ہے, تو خلاصہ لکھنا ہے درد کا مارا کا. تو اس کا خلاصہ ہم نے لکھا ہے, آپ یہاں پر دیکھیں. تو اس کا جو خلاصہ ہے یا اس کا جواب ہے وہ یہ ہے, اس افسانے کے مرکزی کردار سمجھو رمضان جو اور ایک انگریز لڑکی ہے, اور اس کے علاوہ حاجی محمد اسماعیل ہیں. سمجھو ایک دکاندار تھے اور سری نگر کے بنڈ کے علاقے میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آگے پڑھیں گے. اس افسانے میں ہونٹوں کی خاموشی اور تھر تھراہٹ کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے. افسانہ نگار نے دراصل اسے محرمیوں, مجبوروں اور بے کسی وجہ چارگی کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھر تھراہٹ سمجھو کا ماضی اور دکان کے سامنے بار بار گزرنے والی لڑکی کا حال ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. سمجھو اس تجربے سے گزر چکے ہیں اور لڑکی اس سے دو چارہ ہے. ٹھیک ہے, دو چار ہے. افسانہ نگار نے اس علامت کو افسانے میں ایسی فنکارانہ مہارت سے استعمال کیا ہے کہ سمجھو اور لڑکی کے اندرون میں جھانکنے کے لیے روزان کا کام دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. افسانہ کی ابتدا میں لڑکی کا دکان کے سامنے تیسری بار گزرتے دیکھ کر سمجھو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا پھیل جانا, پھر اس مسکراہٹ کا ایک اداس سی کیفیت میں تبدیل ہو جانا, لڑکی کے لیے اس کے دل میں ہمدردی کے جذبے کا بیدار ہونا, لڑکی کے رویے سے اس کا دل برداشتہ ہونا, اور اس کے کہے ہوئے الفاظ کو چیتے کے بچے کے تیز نوکیلے دانتوں کی طرح اپنی شہرگ میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس کرنا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آگے پڑھیں گے. ان سب کی کیفیات کی وضاحت ہونٹوں کی اس خاموش تھر تھراہٹ سے ہوتی ہے. افسانے کی ایک نمایاں خوبی اس کا مقامی رنگ ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آگے پڑھیں گے. سمجھو کے تشخص کی وضاحت کے لیے افسانہ نگار نے کشمیر کے فطری حسن اور معاشرتی رنگ کو اس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے, اور اسی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں نہ سمجھو بلکہ عام کشمیری تشخص کا خاکہ مرتب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, افسانہ کی زبان سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار ادبی اور افسانوں زبان کے فرق کو بخوبی سمجھتا ہے. اس کا واضح ثبوت انگریزی الفاظ اور بمبئی اردو کا خوبصورت اور برمحل استعمال ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. اگر آپ کلاس 9th اردو کے کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرز دیکھنے چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈالی ہے, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.